आज हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, अगर किसी को पॉइजनिंग हो गई है तो मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, फिर जनरल प्रिंसिपल्स हमें क्या रखने चाहिए एज ए पॉइजनिंग पेशेंट के साथ। ठीक है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहले से थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो पॉइजन होता है हम किसे बोलते हैं। ठीक है, तो हम डिफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। तो पॉइजन्स आर सब्सटेंस दैट कैन कॉज डेथ, इंजुरी और हार्म टू ऑर्गन, सेल एंड डीएनए। ठीक है, मतलब पॉइजन एक ऐसा पदार्थ है, एक सब्सटेंस है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, आपकी डेथ को कॉज कर सकता है, किसी ऑर्गन, सेल या फिर डीएनए को डैमेज कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉइजन सब्सटेंस। ठीक है, अब बात आ गई समझ में। अब इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको, क्या रखना है याद, आपको याद रखना है ए बी सी डी। ठीक है, आपको याद रखना है मैनेजमेंट में ए बी सी डी। ए स्टैंड फॉर एयरवे, जो आपका पॉइजनिंग पेशेंट है आपको देखना है क्या उसका एयरवे बिल्कुल क्लियर है, प्रॉपर ब्रीदिंग कर पा रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है उसके एयरवेज में। ठीक है, दिस इज एयरवे, ए स्टैंड फॉर एयरवे। अब बात करते हैं हम ब्रीदिंग, बी स्टैंड फॉर ब्रीदिंग, वो प्रॉपर ब्रीदिंग कर पा रहा है। वी असेस दी हेल्प ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, सी स्टैंड फॉर सर्कुलेशन, ए का मतलब हमें समझ में आ गया एयरवे, बी का मतलब समझ में आ गया हमें ब्रीदिंग, सी स्टैंड फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन किससे मॉनिटर करेंगे, हम करेंगे पल्स रेट या फिर ब्लड प्रेशर। ठीक है, कैसे करेंगे हम सर्कुलेशन, कैसे चेक करेंगे, हम पल्स रेट देख सकते हैं या फिर बीपी उसका चेक कर सकते हैं। तो थर्ड जो हमारा फोर्थ है डी, डी स्टैंड फॉर डेक्सट्रोज, और डेक्सट्रोज हम मोस्टली यूज करते हैं जो आपका पॉइजनिंग पेशेंट है, पॉइजन का पेशेंट है, टू मेंटेन मेंटल हेल्थ या मेंटल स्टेटस। आपको ए बी सी डी का मतलब समझ में आ गया, ए स्टैंड फॉर एयरवे, बी स्टैंड फॉर ब्रीदिंग, सी स्टैंड फॉर सर्कुलेशन एंड डी स्टैंड फॉर डेक्सट्रोज। अब हम पॉइजन का पेशेंट है तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखना है, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में क्या देखना है, या फिर इमेजिंग स्कैन में क्या देखना है। ठीक है, अगर हम बात करें फिजिकल एग्जामिनेशंस की तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा वो होगा वाइटल्स पे, कि जो वाइटल साइंस हैं क्या वो डिस्टर्ब तो नहीं है, एबनॉर्मल तो नहीं हो रहे, लाइक बीपी, क्या आपका ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट तो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा जा रहा है या फिर बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट हो रहा है, या फिर उसका रिस्पायरेशन मेंटेन है, या रिस्पायरेटरी की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या फिर उसका टेम्परेचर में कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहे हैं। वाइटल्स में हमने क्या देखा, टेम्परेचर को देखा, ब्लड प्रेशर को देखा एंड आपका रिस्पायरेशन को देखा। सेकेंड हम मूव करेंगे आई। अब देखो आई में दो चीजें बहुत ही कॉमन होती हैं, एक तो होता है मियोसिस, एक होता है मेड्रियासिस। मतलब जो आपका मियोसिस है मतलब होता है जो हमारी रेटिना है, जो हमारी प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और जो सेकंड सिम्टम होता है हमारी आंख का सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज डायलेशन, मेड्रियासिस। तो बहुत सारी हमारी ड्रग मेड्रियासिस कॉज करती हैं, बहुत सारी ड्रग करती हैं मियोसिस। तो हम देखेंगे थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब मियोसिस कौन सी ड्रग कॉज करती है, लाइक आपका ओपियोइड्स, एनाल्जेसिक्स या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। जो आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है या फिर ओपियोइड्स है वो आपके आई में क्या करती हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन, मियोसिस कॉज करती हैं। अगर हम बात करें मेड्रियासिस, डायलेशन, कौन कौन सी हमारे टॉक्सिन्स या फिर ड्रग आपका डायलेशन कॉज करती हैं, लाइक एम्फेटामिन, कोकेन एंड एट्रोपिन एंड एलएसडी। एम्फेटामिन, कोकेन, ठीक है, और इसके बाद आपका एलएसडी, दीज ड्रग कॉज मेड्रियासिस, मतलब डायलेशन इन प्यूपिल। ठीक है, अब बात हमें पता लग गई। देखो जो आई का है सबसे मेन पर्पज है, जैसे आप किसी फिजिशियन या फार्मासिस्ट के पास पहुंचे पॉइजन को पेशेंट लेके, पॉइजन का पेशेंट लेके, तो उस डॉक्टर, फिजिशियन ने या फिर फार्मासिस्ट ने देख लिया कि आई में क्या चेंजमेंट हो रहा है, तो हम वहां से प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि कौन से टाइप्स का टॉक्सिन्स कंज्यूम किया है इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली। ठीक है, तो इसलिए आई का एग्जामिन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस केस में। जो हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है माउथ, मतलब मुंह। माउथ इंपॉर्टेंट क्यों है, हम ऐसे पता करते हैं
क्या आपने जो टॉक्सिन को कंज्यूम किया है वो कोरोसिव तो नहीं है, या फिर बर्निंग तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई स्मोक तो आपने इनहेल नहीं किया है। अगर आपने कोई कोरोसिव मटेरियल को इनहेल किया होगा, इंजेक्शन किया होगा, तो जो आपका ओरल कैविटी है वो बर्न हो जाएगा। तो उससे हमें पता लगता है कि पेशेंट, उस पर्सन ने कौन से टाइप का पॉइजन लिया हुआ है। ठीक है, बर्न्स ड्यू टू कोरोसिव सब्सटेंस और स्मोक इनहेलेशनल। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है स्किन। स्किन में हमें क्या पता लगता है? फ्लशेस पता लगते हैं, या फिर हॉट, मतलब जो हमारी स्किन है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है, और बहुत ज्यादा रेडनेस आ जाता है वहां पे। किस केस में आता है? फॉर इन केस ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग। अगर कोई पर्सन एट्रोपिन पॉइजनिंग किया हुआ है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो उसकी स्किन में हॉट हो जाएगा और क्या होगा? फ्लशिंग होगी उसके स्किन में। ठीक है, देन वी कैन प्रेडिक्ट और पर्सन ही और सी सफरिंग फ्रॉम एट्रोपिन पॉइजनिंग। नेक्स्ट मूव टू एब्डोमेन, मतलब हम पेट में क्या चेक करते हैं? अगर किसी पर्सन को एंटी मस्कैरिनिक या फिर ओपियोइड्स या फिर सेडेटिव ड्रग्स की पॉइजनिंग हुई है, तो उसमें क्या होगा? जो बाउल मूवमेंट्स है वो ज्यादा साउंड करने लगेगा। ठीक है, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स। अगर किसी पर्सन ने सेडेटिव या फिर एंटी मस्कैरिनिक या फिर ओपियोइड्स की पॉइजनिंग हुई है उनकी बॉडी में, तो जो आपका बाउल मूवमेंट है बहुत ज्यादा साउंड हाइपर एक्टिव हो जाएगा। तो हमें इतनी चीज समझ में आ गई। हमने वाइटल साइन देख लिया, उसका आई देख लिया, स्किन देख लिया, और हमने क्या देख लिया? एब्डोमेन देख लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, दिस इज नर्वस सिस्टम। देखो, नर्वस सिस्टम हमारा बहुत ही मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट रोल प्ले करता है। अब नर्वस सिस्टम में हम क्या देखेंगे? कहीं उस पर्सन को सीजर तो नहीं आ रहे हैं, हेमरेजिक कंडीशन तो नहीं हो गई है, या फिर वो ट्रॉमेटिकल कंडीशन में तो नहीं चला गया है। अब देखो क्या होता है? मस्कुलर हाइपर एक्टिविटी। अगर किसी पर्सन को एट्रोपिन की पॉइजनिंग हुई है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर किसी पर्सन को एट्रोपिन की पॉइजनिंग हुई है तो क्या होगा? मस्कुलर हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी। या फिर किसी पर्सन ने हैलोपेरिडोल की पॉइजनिंग हो गई है किसी पर्सन को, तो उसकी मस्कुलर में क्या होगा? रिजिडिटी हो जाएगा, स्टिफनेस बढ़ जाएगा उसके मस्कुलर में। देन वी कैन प्रिडिक्ट ही और सी सफरिंग फ्रॉम हैलोपेरिडोल और एट्रोपिन पॉइजनिंग। अब हम बात करते हैं, हमने फिजिकल साइंस को देख लिया है पर्सन के अंदर। अब हम देखते हैं कि लेबोरेटरी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। लेबोरेटरी पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आर्टेरियल ब्लड गैसेस। जो आपका आर्टेरियल ब्लड गैसेस को पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट देख सकते हैं कि इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है, फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा हम कर सकते हैं RFT, रीनल फंक्शनल टेस्टिंग, या फिर आपका इसके अलावा आपका होता है लीवर फंक्शनल टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका सीरम ऑस्मोलैलिटी को देख सकते हैं, हेल्प ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट। अब हमने देखो फिजिकल साइंस को देख लिया, लेबोरेटरी साइंस, लेबोरेटरी टेक्निक्स, टेस्ट अप्लाई कर लिए। अब जो हमारा लास्ट आता है वो आता है इमेजिंग प्रोसीजर्स, लाइक आपका CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, या आपका EEG हो गया, या फिर ECG हो गया। ECG स्टैंड फॉर कार्डियक एक्टिविटी, EEG फॉर मेंटल प्रॉब्लम्स है, ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है, MRI हो सकता है, CT स्कैन आप देख सकते हो, ECG देख सकते हो, या फिर आप EEG देख सकते हो। अगर आपने इतने चीजें एग्जामिन कर ली है उस पर्सन के अंदर, तो आप उसको डेथ होने से बचा सकते हो, और हमें प्रिडिक्शन लग जाएगा कि हमारे उस पर्सन के बॉडी का कोई ऑर्गन तो फेल नहीं हो रहा है, कोई सिस्टम डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा क्राइसिस तो नहीं आ रही है उसकी बॉडी में, तो हम उस पर्सन को पॉइजन के डेथ होने से बचा सकते हैं। और एक चीज देख लो इसमें, जो हमारा पॉइजन है वो दो कंडीशंस में अप्लाई होता है, एक तो इंटेंशनली हो जाता है और एक होता है अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली का मतलब है, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिए कि हैलोपेरिडोल है, एट्रोपिन है, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया आपको यहाँ पे एम्फेटामिन्स है, कोकेन है, ठीक है, और आपका ओपियोइड्स है। तो ये हमारी ड्रग है। जैसे आप मान लो कोई किसी को बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो उसने क्या ले लिया, ओपियोइड्स का सेवन किया। अगर लंबे टाइम तक कर रहा है तो कहीं ना कहीं ओपियोइड्स पॉइजनिंग की दिक्कत आती है, ठीक है। इसके अलावा एम्फेटामिन्स है, सीएनएस स्टिमुलेंट का केस आता है, ठीक है। इसके अलावा कोकेन है, एट्रोपिन है, हैलोपेरिडोल है। अगर पर्सन कोई पेशेंट यूज करता है लंबे टाइम तक तो ही और सी मे बी लीड्स टू प्रोन पॉइजनिंग। मान लो कोई सुसाइड करना चाहता है तो उसने ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ले लिए, कोई पेस्टिसाइड ले लिया, या कोई हैवी मेटल। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीकंटामिनेशन। अब देखो, जो डीकंटामिनेशन है वो इसलिए अप्लाई करते हैं जब कोई पर्सन पॉइजन ले लेता है, टॉक्सिन ले लेता है, और वो जो पॉइजन है
अभी उसके जीआईटी में है, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पहुंचा है। तो इसमें कौन कौन से प्रोसीजर अप्लाई होते हैं वो हम देखेंगे। पहले डिकंटामिनेशन की हम थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम जीआईटी, मतलब जो आपका टॉक्सिन है, जो पॉइजन है, वो कहाँ है? अभी जीआईटी में है, उसको हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, डिकंटामिनेशन में। अब देखो इसका पहला जो प्रोसेस है वो आपका एमिसिस है, गैस्ट्रिक लेवेज है, ठीक है, उसके बाद आपका एक्टिवेटेड चारकोल है और आपका है कैथार्टिक्स। तो एमिसिस में क्या होता है? देखो सिंपल सा फंडा है। एमिसिस का मतलब होता है उल्टी कराना, वॉमिटिंग करा देना, जो आपके स्टमक में फूड स्टफ्स है या फिर कोई टॉक्सिन्स है, कोई पॉइजन है, उसको बाहर निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं? इपिकैक एक प्लांट का नाम है, ठीक है, सिपेलिस इपिक्वाना के नाम से जानते हैं बोटेनिकल नेम। वो क्या करता है? वॉमिटिंग इंड्यूसर है, उसको हम पिला देते हैं और पर्सन जिसने पॉइजन खाया है वो एक्सपेल आउट कर देता है अपने फूड को, या फिर जो भी कंटेंट है आपके स्टमक में वो बाहर निकल जाता है। दूसरा आपका गैस्ट्रिक लेवेज है। गैस्ट्रिक लेवेज में क्या होता है? ओरोगैस्ट्रिक या फिर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब्स होती हैं, उनको मुंह से या फिर नाक से ट्यूब्स डालते हैं आपके स्टमक में और जो आपका कंटेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। इसमें आपको सोल्यूशन यूज करना होता है, लेवेज सोल्यूशन बोलते हैं, जो होता है 0.9% सलाइन। सलाइन इसलिए लेते हैं कि जो पर्सन है उसको हाइपोथर्मिया की कंडीशन ना आए, मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप ना हो। क्लियर? अब बात करेंगे हम एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल की जो प्रॉपर्टी है वो एड्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या होता है? एड्जॉर्ब एक्शन चिलेट कॉम्प्लेक्स, इसके बाद यूरिन, मतलब जो आपने पॉइजन लिया उसे चिलेट बनाएगा, एड्जॉर्ब करेगा, चिलेट बना के यूरिन से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो एक्टिवेटेड चारकोल सबसे ज़्यादा यूज होता है इन केस ऑफ पॉइजन या फिर टॉक्सिन कोई पर्सन ले लेता है। अब बात करेंगे हम कैथार्टिक्स की। कैथार्टिक्स का मतलब होता है कि लैक्सेशन करा देना उसको। कैसे कराएंगे? वो हम कराते हैं PEG, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होता है हमारे पास और उसको हम दे देते हैं पेशेंट को और वो लैक्सेशन कर देता है। लैक्सेशन करने के बाद क्या है? देखो इसका पर्पस क्या है कैथार्टिक्स का? जो आपका फूड स्टफ्स या फिर जो टॉक्सिन्स है, जो कंटेंट है आपका स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंच गया है, गट में पहुंच गया है, अब उसको हम एनएस के थ्रू बाहर निकाल देंगे। इसलिए निकाल रहे हैं कि जो आपका ड्रग टॉक्सिन है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब ना हो और ब्लड तक ना पहुंचे। इसलिए जो इफेक्टिव टेक्निक्स है, अगर आपका पॉइजन इंटेस्टाइन तक पहुंच गया है तो उसको हम एनएस के थ्रू निकाल देंगे। अगर आपका पॉइजन स्टमक में है तो आपको गैस्ट्रिक लेवेज या फिर एमएसएस के थ्रू बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा अगर हमारा जीआईटी सिस्टम में है तो हम क्या करेंगे? एक्टिवेटेड चारकोल देके एब्जॉर्ब करेंगे और यूरिन से उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये सब टेक्निक्स बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। इसके अलावा अगर आपका पॉइजन ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए आपके स्पेसिफिक एंटीडोट होते हैं, स्पेसिफिक पॉइजन के लिए, टॉक्सिन्स के लिए। तो उसका वीडियो हमने शूट कर रखा है, इसके पहले बनाया था, तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, तो वहाँ से पहले आप विजिट कर लीजिए कि तो उसके लिए कौन सी पॉइजन के लिए कौन सा एंटीडोट होता है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई सून। थैंक यू।